तुमने? अरे अपनी जमीन जायदाद क्या छाती पर लाद कर लेकर जाओगे? क्यों ये सब परेशानी खड़ी कर रहे हो हम लोगों के लिए? हाँ, अरे चुपचाप से अंगूठा लगा दो, साइन कर दो, बात खत्म करो यही। और नहीं तो क्या दादा, तुम्हारे लिए मेरे और अथर्व में कोई अंतर है क्या? अरे हम दोनों ही तो तुम्हारे पोते हैं, फिर क्या ये चीज पकड़े हुए हो? अरे घर जमीन जायदाद खाली मुझे मिले या हम दोनों भाइयों को मिले, क्या ही इसमें हो जाएगा? तुम क्यों नहीं समझते? हाँ, मैं कहती हूँ एक बार ये शादी हो जाने दो। एक बार मेरे बेटी की शादी हो गई ना, फिर मैं अथर्व की भी शादी करवा दूंगी। हाँ, क्या करने ये जिद पकड़े हुए हो? अरे घर जमीन जायदाद सब इधर उधर ट्रस्ट में जाए और लोगों को मिल जाए, ये अच्छा रहेगा। ये तुम्हारे पोतों को मिले, ये अच्छा रहेगा। हाँ, अरे दोनों तुम्हारे ही खानदान का तो खून है, तो चाहे इस बेटे को मिले या उस बेटे को, क्या ही फर्क पड़ता है बुढ़ऊ? अरे क्यों नरक कर रहे हो मेरा? इतने समय तक तुम्हें खिलाया पिलाया, तुम्हारी सेवा पानी की, अब उसका ये बदला दे रहे हो बुढ़ापे में? हाँ, मैं कुछ नहीं जानता। अगर अनिल का ब्याह अथर्व के ब्याह से पहले हुआ और अथर्व का ब्याह ना हुआ तो ये सारी जमीन जायदाद मैं ट्रस्ट को दे दूंगा। बस ये समझ लो तुम। बूढ़ा, देखो देखो बुढ़ऊ को, मेरे ससुर होकर मुझे बुढ़िया बुढ़िया कह रहे हैं। बताओ जरा इनको, इनके शरीर में कितने ही प्राण बाकी होंगे, पर ये बुढ़ा मरते मरते भी मेरा नरक करके जाएगा। एह, एह, चाहे जितने प्राण बाकी हो, पर जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया। मिटाऊंगा तभी अगर मैं जिंदा रह गया तो। अगर मर गया ना तो सब जमीन जायदाद वैसे ही ट्रस्ट को चला जाएगा। अगर अपनी भलाई चाहती हो ना अपने इस बेटे की, तो कोशिश करो कि जल्दी से अथर्व का ब्याह करवा सको, समझी? वरना तो फिर ये जमीन जायदाद घर द्वार सब भूल जाओ तुम। सब पुश्तैनी नहीं है, मैंने अपनी मेहनत से बनाया है ये सब कुछ। मेरा जिसे मन करेगा उसे देकर जाऊंगा। देखता हूँ कौन लेता है मुझसे। हाँ, बूढ़िया कहीं की। क्या होगा अम्मा? ये बुढ़ा तो मानने को तैयार ही नहीं है। एक और कब्र में टांग लटकाया हुआ है, पर एक और इसे इस चीज की पड़ी है कि कहीं हम लोगों को जमीन जायदाद घर द्वार न मिल जाए। इसके पीछे पड़ा है ये बुढ़ा। माँ, अब हम क्या करें? हमारे पापा ने तो कुछ बनाया नहीं था, सब कुछ बनाया इस बुढ़े का ही है, और पुश्तैनी भी नहीं है, तो कोर्ट से हमें मिलने में मुश्किल हो जाएगी। और कहीं इस बुढ़े ने जो लिखा है वो पुलिस वालों ने सही जान लिया तो हमें जेल भी हो सकती है कि हम बुढ़ापे में इसकी सेवा और देखभाल नहीं करते थे। माँ, इसने तो हमारे लिए जो जो मुसीबतें खड़ी की है ना, मैं क्या ही बताऊं आपसे। और ऐसे में फिर मेरी शादी कैसे होगी माँ? अच्छा खासा रिश्ता मिल रहा है, जमीन जायदाद घर द्वार, और इस सब कुछ के चक्कर में मैं अपना इतनी अच्छा रिश्ता ना खो दूं। उन लोग भी दहेज में बहुत सारा सामान दे रहे हैं। अरे 10 लाख तो रुपया दे रहे हैं माँ, और एक गाड़ी भी मिल रही है। अब इससे ज्यादा क्या ही होगा जिंदगी में? पर ये बुढ़ा है कि इसकी जान अटकी हुई है उस अथर्व में, उसकी ब्याह करवा कर ही मानेगा ये। अरे बेटा, क्या बताऊं ही मैं, इस बुढ़े से तो मैं जिंदगी भर हारी तो। और वो अथर्व, मेरी सौतन का लड़का, मेरे सर पर बैठा रहा जिंदगी भर, और अब बुढ़ापे में भी इस बुढ़े को सब कुछ उसे ही देना है। उसे ना मिला तो ये तुझे भी नहीं लेने देगा। क्या करूं? कुछ ना कुछ जुगत तो लगानी ही पड़ेगी। इतना अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए, और वो लोग 10 लाख रुपए कार भी दे रहे हैं, और सब कुछ इतना बढ़िया मिल रहा है, तो क्या मैं अपने बेटे की शादी ना करवाऊं उस अथर्व के चक्कर में? ऐसा नहीं होगा। मैं उस अथर्व से उसकी शादी हो या ना हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस बुढ़वा के लिए वजह से ना मुझे कुछ ना कुछ तो कदम उठाना ही पड़ेगा। वही तो माँ, अथर्व आपको अपनी माँ नहीं भगवान मानता है, भगवान। अरे वो जिंदगी भर ऐसे ही कुंवारा रहकर आपकी सेवा करने के लिए तैयार था, लेकिन ये बुढ़ा उसकी शादी करवा कर रहेगा माँ। तो चिंता मत कर बेटा, मैं कोई ना कोई ऐसा उपाय करती हूँ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मालकिन, वो फूलों पौधों की देखभाल करती है और सब में पानी वानी डाल दिया है। मालकिन, अब आज मेरा काम जल्दी खत्म हो गया है, मैं थोड़ा जल्दी घर जाना चाहता हूँ। वो क्या है ना मालकिन, बिटिया की शादी के लिए कुछ लोग आए हुए हैं, तो बस वही रिश्ते नाते की बात होनी है। तो मैं चल सकता हूँ मालकिन? अरे ऐसे नहीं राम सिंह, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी अनपढ़ गंवार है ना, पढ़ी लिखी तो वो भी नहीं होगी। क्या है ना कि मैं भी अपने बड़े बेटे अथर्व के लिए ना लड़की देख रही हूँ, और मुझे कोई भी गरीब खानदान चलेगा, पर मुझे लड़की ना अनपढ़ गंवार चाहिए। क्या है ना कि मेरा अथर्व, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, और मैं नहीं चाहती कि कोई लड़की आए और उसकी जो पढ़ी लिखी हो और उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। तो अगर तुम्हारी बेटी के लिए मैं सोच रही थी, पर वो पढ़ी लिखी तो नहीं है ना। आना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे ना एकदम दान दहेज भी नहीं चाहिए। एक मंदिर में छोटा सा फंक्शन करके मैं शादी करवा दूंगी। अरे अपने खर्चे पे करवा दूंगी। तुम बस लड़की अगर तुम्हारी अनपढ़ गंवार हो तो तुम बताओ मुझे। ये मालकिन कैसी बातें कर रही है? अथर्व बाबू तो बहुत अच्छे इंसान है, पर इतने बड़े घर का लड़का और मेरी बेटी, और मैं इनसे कैसे कहूँ कि मेरी बेटी ने पढ़ाई लिखाई की है? अगर मैंने इन्हें बता दिया कि उसने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है, तब तो ये रिश्ता होने से रहा। फिर कहीं ना कहीं मैं भी स्वार्थी हो रहा हूँ। इतने बड़े घर में मेरी लड़की अगर आ जाएगी बहू बनकर, तो कितना अच्छा रहेगा। मेरी बिटिया की तो जिंदगी संवर जाएगी।
पढ़ाई लिखाई तो मैं उसे करवाना ही नहीं चाहता था, जोर जबरदस्ती करके उसने उतनी पढ़ाई कर ली। तो क्या ही होता है, कौन सा वो डिग्री माथे पर चिपका कर घूम रही है। हाँ, एक काम करता हूँ, झूठ बोल देता हूँ, कह देता हूँ कि पढ़ाई लिखाई नहीं की है। अगर ये कहने से मेरी बिटिया की जिंदगी संवर सकती है तो मैं उसे उसके बारे में झूठ ही बोल देता हूँ। उसकी जिंदगी के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। क्या हुआ राम सिंह, बोलो ना। अरे मालकिन, कहाँ आप जैसे इतने बड़े खानदान के लोग, बड़े लोग, और कहाँ मेरी बेटी। मालकिन, पढ़ाई लिखाई तो मेरी बच्ची ने नहीं की है वो अनपढ़ ही। लेकिन मालकिन, तो कैसे इतने बड़े घर का लड़का, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ, जहाँ मैं काम करता हूँ दिन भर, वहाँ उस घर के मालिक का बेटा, उससे मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करा दूं? मैं तो सोच में पड़ गया मालकिन। राम सिंह, उस सब की चिंता तुम मत करो। तुम बस इस रिश्ते के लिए तुमने हाँ कह दिया, यही मेरे लिए बहुत है। मैं सब देख लूंगी। तुम जाओ, अब जाकर घर पर शादी की तैयारियां करो। मैं दिन तारीख तुम्हें बता दूंगी, मंदिर में आकर शादी कर लेना, ठीक है? जाओ। क्या हुआ माँ? ये राम सिंह और शादी, ये कैसी बातें हो रही थी अंदर? मैंने बाहर से सुना, और ये राम सिंह बहुत खुश होता हुआ गया यहाँ से। क्या हुआ माँ, क्या बात हो गई? अरे बेटा, समझ ले, हमारी लॉटरी लग गई। अरे उस अनपढ़ गंवार अथर्व के लिए एक लड़की ढूंढ ली मैंने, इसी राम सिंह की बिटिया। वो मेरी पूरी उम्र सेवा करना चाहता है ना, उसकी बीवी भी मैं ऐसी ही लाऊंगी जो मेरी सेवा कर सके। मुझे तो बस इतना चाहिए था कि कहीं कोई पढ़ी लिखी दुल्हन ना आ जाए। अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की आ जाती ना, तो बेकार में अपना हक पहचानती और अपना हक लेने की कोशिश करती। उसके लिए ना मैं ऐसी ही लड़की लेकर आऊंगी, अनपढ़ गंवार सी, जो हमसे कुछ छीन ना सके। हमारा जमीन जायदाद सब हमारा ही रहेगा, और ऊपर से हमारे पाँव की जूती बनकर रहेगी और हमारी सेवा और देखभाल करेगी, जैसे राम सिंह करता है। जैसे अथर्व करता है, ऐसे ही उस अथर्व की बीवी भी करेगी। देखना तू, नौकर की बेटी और नौकर की बीवी होती क्या है, नौकरानी ही तो। पर माँ, वो अथर्व ब्याह करेगा भी? वो तो शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। वो तो कह रहा था जिंदगी भर उसे आपकी सेवा और देखभाल करनी है। वो शादी के लिए तैयार ही नहीं था, राजी ही नहीं था। कैसे करेंगी फिर आप ये? अरे उसकी चिंता तू मत कर। अथर्व के लिए ना उसकी माँ भगवान है, भगवान। मैं जो कहूंगी ना, मेरी बात अथर्व टाल ही नहीं सकता। अरे अथर्व बेटा, मेरी बात मान ले, कर ले ये शादी। मैं जानती हूँ कि तेरे लिए तेरी माँ भगवान समान है, पर भगवान का आदेश समझ कर ही कर ले ये शादी। नहीं माँ, मैं पूरी उम्र आपकी सेवा करना चाहता हूँ। शादी करके शादी की जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहता मैं। मेरे लिए आप भगवान समान हो माँ। मुझे बस आपकी सेवा करनी है, मैं और कुछ नहीं जानता। भगवान ने मुझसे एक माँ तो छीन ली, और जब दोबारा दूसरी माँ दी है, तो क्या मैं उनकी सेवा पाती भी ना करूं? अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो क्या जरूरी है शादी करना? नहीं करना मुझे माँ। मुझे बस जिंदगी भर आपकी सेवा करनी है। बताओ माँ, मुझे क्या करना है? मैं आपका पाँव दबा दूं, और मैं घर के भी सारे काम देख लूंगा। वैसे भी माँ, आपको शादी करवानी है तो आप अनिल की करवाओ ना। मेरे पीछे क्यों पड़े हो आप लोग? गजब का बेवकूफ है ये। मुझे इससे कोई खतरा नहीं है, कभी जिंदगी में हो भी नहीं सकता। ये बेवकूफ है और निहायत ही बेवकूफ ही रहेगा। अरे मुझे क्या पड़ी है तेरी शादी करवाने की? वो तो वो बुढ़वा मरा जा रहा है, उसकी वजह से करवानी पड़ रही है। मेरे लाल, हर माँ का सपना होता है अपनी औलाद का घर बसा हुआ देखने का, और मेरा भी यही सपना है। तो क्या मैं गलत सोचती हूँ? तुम दोनों का घर बस जाएगा तो मुझे ये तो खुशी होगी। बेटा, बहुत अच्छा रिश्ता है, किसी गरीब की बेटी का घर बस जाएगा, इतना भलाई का काम है। तू हाँ कर दे, ये मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। ठीक है माँ, अगर आप इसी से खुश हो ना, तो फिर ठीक है। ये तो गलत है पापा, ये तो झूठ है। आपने झूठ बोलकर मेरा रिश्ता तय किया है। आपने ऐसा क्यों किया पापा? पापा, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे शादी ही नहीं करनी है। ऊपर से मेरी पढ़ाई लिखाई भी छिपा रहे हैं आप। इतना मर मर कर मैंने पढ़ाई किस लिए की है? अगर वो मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं आ सकती तो शादी करने के लिए मैं अपनी पढ़ाई लिखाई भूल जाऊं क्या पापा? मुझे जो ठीक लगा तेरा भविष्य बनाने के लिए मैंने कह दिया बेटी। इतना बड़ा घर है, इतने अच्छे लोग हैं, अच्छा परिवार है, लड़का भी अच्छा है। मैंने सब कुछ देख सुन लिया है। हमारे मालिक है वो लोग, उनका बेटा है। अरे बस लड़के ने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, और वो लोग नहीं चाहते कि उसकी बीवी के सामने उसकी इज्जत कम हो, इसलिए वो अनपढ़ गंवार लड़की ढूंढ रहे हैं। अरे बेटा, एक बार तेरी शादी हो गई ना, तेरी जिंदगी बन जाएगी। अरे पढ़ाई लिखाई की है तो किस लिए? बस इसीलिए तो कि आगे जिंदगी में आगे बढ़ सके, नौकरी कर सके। अरे नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है, उनका इतना बड़ा घर है, आराम से रहना उस घर में। दिक्कत की क्या बात है? लड़का बहुत अच्छा है बेटा, ऐसे रिश्ते ना किस्मत से मिलते हैं। और देख, मैं भी कैंसर का मरीज हूँ, तू जानती है। ज्यादा समय तक मेरे पास जिंदगी का टाइम नहीं बचा है। अब कुछ समय बाद मैं नहीं रहूंगा, फिर मेरी बच्ची तेरा क्या होगा? पापा प्लीज ये सब मत बोलिए। देख बेटा, जिंदगी की यही सच्चाई है। मुझे बीमारी होती या ना होती, मरना तो मुझे था ही ना एक दिन। और तेरी जिम्मेदारी अपने सर पे लिए मैं इस दुनिया से जा भी नहीं पाऊंगा सही से। अच्छा खासा बढ़िया रिश्ता मिला है, ज्यादा पैसे भी नहीं है मेरे पास कि तेरी शादी ब्याह में खर्चा कर सकूं। वो लोग अपनी ओर से शादी करवाने को तैयार है, मंदिर में रिश्ता आराम से हो जाएगा। बस बस तू हाँ कर दे मेरी बच्ची। मेरे लिए क्या इतना नहीं कर सकती तू? ठीक है पापा, जैसे आप कहें। खुश रहो मेरी बच्ची, खुश रहो।
मैं बहुत खुश हूँ, आज ससुराल में मेरी बहू का पहला दिन है। बहू, इस घर को ना हमेशा अपना घर समझना और मुझे ना अपनी माँ समझना। जी माँ जी, मैं भी हमेशा यही सोचती थी। मेरी एक माँ नहीं थी ना, तो मैं सोचती थी जहाँ मेरी शादी हो वहाँ कम से कम एक सास तो हो ही। हाँ, ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन सास हमेशा सास ही होती है और सास की सेवा करनी चाहिए। माँ समझकर ये मत सोचना कि मेरी सेवा से पीछा छुड़ा लोगी तुम मेरी बेटी बनकर, समझी? ये घर अगर तुम्हारा है तो इस घर की देखभाल करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझी? और सुबह से अपना नहा धोकर किचन में लग जाना, मुझे बार बार कहना ना पड़े। एक बात बार बार समझाने में ना मुझे बहुत गुस्सा आती है। जी माँ जी, मैंने तो माँ जी से इतने अच्छे से बात की, पर ये न जाने क्यों मुझ पर नाराज है। अरे बहू रुकना जरा। जी माँ जी, जरूर मुझे कुछ लाड करने के लिए, कुछ देने के लिए रुकी होंगी। आखिर मेरी सास जो है बहू की मुंह दिखाई पर उसे जरूर कुछ न कुछ देंगी तोहफा। अरे तुम दोनों को नहीं रोका मैंने सिर्फ चारू बहू को रोका है। तुम जाओ अपना। सिर्फ चारू को? मुझे नहीं रोका माँ जी ने, पर क्यों? ऐसी क्या बात है जो इन्हें सिर्फ चारू से करनी है, मुझसे नहीं? मैं भी तो घर में नई आई हूँ, फिर मुझसे क्यों नहीं? अरे ओ वसुंधरा बहू, तुम्हारे पाँव जम गए क्या? अब यहाँ खड़ी होकर हम दोनों की बातें सुनना चाह रही हो? बोला ना तुम जाओ अपने कमरे में, क्यों खड़ी हो यहाँ पर? जब काम होगा तब तो ही दिखाई दोगी, और जब आज काम नहीं है तो यहीं खड़ी होकर धरना दे रही हो। जाओ अपने कमरे में, मुझे कुछ काम होगा तो मैं तुम्हें आवाज लगा दूंगी। जी माँ जी। देखो चारुलता बहू, तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी थी, इस घर के सारे रहस्य बताने थे। आज इस घर में तुम्हारा पहला दिन है और मैं चाहती हूँ पहले ही दिन से तुम मालिक कौन है, नौकर कौन है, इस बात को समझ लो। चारुलता बहू, मेरे बाद अगर इस घर की कोई असली मालकिन है ना तो वो तुम हो। क्या है ना, मेरे पति के मरने के बाद, अनिल के असली बाबूजी के मरने के बाद मैंने अथर्व के बाप से शादी कर ली थी। उस समय अथर्व लगभग उसी उम्र का था जिस उम्र का मेरा अनिल था, और जब मैंने अथर्व के बाप से शादी की, अथर्व को पाला पोसा, तो उसके बदले में उनका जो कुछ भी घर, जमीन, जायदाद, व्यवसाय है, सब मेरे अनिल को मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, और मेरा जो कुछ है वो सब मेरे बेटे अनिल को मिलना चाहिए। इस नाते मैं चाहती थी कि सब कुछ अनिल के नाम हो जाए, पर ये जो बुढ़वा है ना मेरा ससुर, अथर्व का दादा, ये सब कुछ अनिल के नाम करने को तैयार ही नहीं हो रहा था। आधा कहा इसने कि मैं अनिल के नाम कर दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले मुझे अथर्व की शादी करानी होगी, वरना तो वो तुम्हारा और अनिल का ब्याह ही ना होने देता। इसलिए मुझे फिर थक हार कर अथर्व की भी शादी करानी पड़ी। ये मेरे नौकर की बेटी है, ये हमेशा तुम इसे अपनी नौकरानी ही समझना। इस घर की असली मालकिन तुम हो बहू, समझी? और तुम्हें एक काम की बात बताऊं, ना तो अथर्व ज्यादा पढ़ा लिखा है, और ये तो काला अक्षर भैंस बराबर है इसके लिए। इसने भी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है, मैंने पता करवा लिया है अच्छे से। दोनों हस्बैंड वाइफ एकदम अनपढ़ गंवार है, समझी तुम बहू? इन पर आसानी से शासन कर पाओगी, इन्हें अपना नौकर बनाकर रखना, नौकर। हाँ, इस घर की मालकिन बनकर रहना तुम। सब कुछ जो कुछ भी है ना तो सब तुम लोगों का है। हाँ अच्छा माँ जी, मैं सब अच्छे से समझ गई। बस मेरी चारुलता बहू आराम से इस घर में मालकिन बनकर ठाट बाट के साथ रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बुढ़वा कितने दिन का मेहमान ही है, एक बार जहाँ ते बोला ना कहा सब कुछ मेरे अनिल का हो जाएगा। जब इस अनपढ़ गवार को ज्ञान ही नहीं है किसी बात का, तो क्या ही है अपना हक हिस्सा पहचाने का? और वैसे भी उसे कोई हक हिस्सा नहीं चाहिए, उसे तो माँ के चरणों में थोड़ी सी जगह चाहिए। ये क्या है? मैंने अपने कानों से सुना है माँ जी अनिल भैया और चारू भाभी का कमरा फूलों से सजवा रही है, और वहाँ इतना सब कुछ, सारी सुख सुविधा की चीजें, और मुझे ऐसा कमरा दिया है जिसमें ये उपले रखे हुए हैं और जमीन पर एक गद्दा लगा हुआ है। ये कमरा, जब हम दोनों ही इस घर की बहुएं हैं, तो फिर मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों? मुझे माँ जी ऐसे क्यों ट्रीट कर रही है? मुझे तो लगा था कि इतने बड़े घर में मेरी शादी हो रही है। मेरे पापा ने कहा था कि दोनों बच्चे अपनी माँ के लिए बराबर ही है, फिर ऐसा क्यों है? अपने एक बेटे के लिए इतनी शान शौकत और दूसरी के लिए ऐसे हालात। मैं तो अभी इस घर में नई आई हूँ, मेरी किसी बात का माँ जी को बुरा लगा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ ऐसा कमरा मुझे क्यों दिया गया जिसमें उपले पड़े हुए हैं? सजावट तो दूर की बात है। क्या हुआ वसुंधरा, किस सोच में डूबी हो तुम? जी नहीं, वो कुछ नहीं। बिन से कैसे कहूँगी तो सोचेंगे आते ही मैं परिवार में बंटवारा करवा रही हूँ, आते ही लोगों में आग लगा रही हूँ, परिवार में आग लगा रही हूँ, पर जो हो रहा है उससे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है मेरे। देखो वसुंधरा, मैं बस तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी माँ मेरे लिए भगवान समान है। हमेशा उनकी सेवा और देखभाल करना, कभी मुझे कोई शिकायत का मौका मत देना। मुझे कभी ये महसूस मत होने देना कि मैं पत्नी और माँ के बीच में फंसा हुआ हूँ। मुझे मेरी माँ के करीब रहना है। मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो तो मुझे जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। उसके बाद मेरी इसी माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी जिंदगी में आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, अपनी माँ की वजह से हूँ। तो
सही बात है। ये अपनी माँ को इतना मान देते हैं, पर इनकी माँ तो इन्हें अपना सौतेला बेटा समझती है। हम दोनों बहुओं में भेदभाव कर रही है, तो जाहिर सी बात है जिंदगी भर दोनों बेटों में भी किया होगा। और ये अपनी माँ के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। कैसी माँ है वो जो अपने ही बेटों में भेदभाव कर रही है? क्या खून के रिश्ते ही सब कुछ होते हैं? अगर ये इतना मानते हैं उनको, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि अपने बेटे को भी वो उतना ही प्यार करे जितना अपने दूसरे बेटे को करती है? वसुंधरा, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता, इसीलिए मैं शादी से पहले ही तुम्हें मिलकर सब कुछ बताना चाहता था, पर तुम्हारे पापा ही तैयार नहीं थे। लेकिन ये सारी सच्चाई उन्हें पहले से ही पता थी, तो मुझे लगा कि उन्होंने तुमसे बताया ही होगा। वसुंधरा, तुम जानती हो, जब मेरी माँ अनिल को लेकर इस घर में आई थी ना, उस समय मैं और अनिल लगभग समान उम्र के ही थे, पर माँ ने हम दोनों बच्चों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। अनिल को और मुझको एकदम एक समान खाना देती थी, एक समान प्यार देती थी, और इसीलिए मेरे लिए मेरी माँ सबसे महान है। वसुंधरा, तुम मेरे रिश्तों को, मेरे घर परिवार को संभाल कर और संवार कर रखोगी, इतने की उम्मीद तो कर सकता हूँ ना तुमसे। मैं भी अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके लिए ही तो यहाँ पर आई हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हैं। जब मेरे पापा ने मुझे बताया कि आप लोग बिना दान दहेज के मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं, तभी मेरी नजर में आपका सम्मान तो तभी ऊंचा हो गया था। और जो इंसान अपनी माँ से इतना प्यार करता है, मैं समझ सकती हूँ कि वो अपनी पत्नी से भी उतना ही प्यार करेगा। मैं अपने पूरे त्याग और समर्पण के साथ इस घर परिवार को बनाने की, एकजुट करने की पूरी कोशिश करूंगी। बस आप भी मेरा हमेशा साथ दीजिएगा, मुझे भी और कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर ना तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। मैं तो हमेशा यही सोचता था, पता नहीं किस लड़की से मेरी शादी होगी, इसीलिए मैं शादी करना ही नहीं चाहता था। मुझे लगता था जो भी लड़की आएगी वो मेरी माँ को और मुझे हमेशा अलग कराना चाहेगी। मैं बहुत खुश हूँ वसुंधरा कि तुम्हारी सोच अलग है। अब मैंने क्या ही कहूँ, मुझ में और चारू में अंतर किया है माँ जी ने, और हम दोनों में भेदभाव कर रही है, अपने दोनों बच्चों में भी भेदभाव करती है। सब कुछ नजरों के सामने होते हुए भी आप देखना नहीं चाहते, और मैं अभी आपको ये चीज दिखाना भी नहीं चाहती। आज हमारा पहला दिन है और मैं नहीं चाहती कि ससुराल में मेरा पहला दिन खराब हो। अरे वसु, तुम थक गई होगी ना, तो तुम यहाँ बैठ जाओ, आराम करो। देखो, यहाँ शायद कोई खाना पानी नहीं लेकर आया। रुको, मैं जरा कुछ खाने पीने की व्यवस्था करके लाता हूँ। तुम तब तक बैठो, थक गई होगी, शादी के फंक्शन में भी कितना सारा काम था। अब तुम बैठो, मैं कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता हूँ। जी, अथर्व जी। हाँ वसु, बोलो, कुछ कहना था तुम्हें। अथर्व जी, आप बहुत अच्छे हैं, और मैं ना बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे वसु कहकर बुलाया। जब शुरुआत में अभी आप बोल रहे थे तो आपने मुझे वसुंधरा कहा था, और अब धीरे धीरे आप मुझे वसु कहने लगे। अच्छा लगा मुझे। और एक बात आपसे और कहना चाहूंगी, मैंने भी बचपन में अपनी माँ को खो दिया था। मेरी माँ कैसी थी, कैसे दिखती थी, कैसे बोलती थी, मैं कुछ नहीं जानती उनके बारे में। मैं माँ जी को अपनी माँ जी ही समझती हूँ, अपनी माँ ही समझती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। मैं जिंदगी में कभी भी जो भी करूंगी ना, हमेशा इस परिवार को जोड़ने के लिए ही करूंगी। आप बस मुझ पर भरोसा रखिएगा। ठीक है वसु। जोड़ के रख पाऊंगी, कैसे क्या करूंगी, मुझे तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो सब कुछ देखते हुए भी इनकी आंखों पर अपनी माँ के प्यार की पट्टी पड़ी हुई है, मैं उसे कैसे हटाऊंगी। माँ सौतेली ही सही, पर ये उन्हें अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, और वो ऐसा दुर्व्यवहार करती है हमारे साथ। आखिर ऐसा कैसे चलेगा, कैसे मैं सबको संभाल पाऊंगी? हे भगवान, मुझे शक्ति देना। बचपन में आपने मुझसे मेरी माँ छीन ली, बड़ी हुई जब पिता का सहारा बनना चाहती थी तो पिता को ऐसी बीमारी दे दी जिसमें अब उन्हें ज्यादा समय इस दुनिया में रहना ही नहीं है। उसके बाद ससुराल में शादी हुई तो यहाँ ससुर नहीं है, सास है जो मुझे अपना दुश्मन समझती है। परिवार तो है, पर परिवार का कोई सदस्य अपने आप को मेरा अपना नहीं कहना चाहता। पति है, पर वो पति होने से पहले अपनी माँ के बेटे हैं। अब मैं क्या करूं भगवान? सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है। अरे बिटिया, कितनी भी सेवा कर देगी, इससे ज्यादा थोड़े ना जी जाऊंगा मैं। हाँ, अरे जब से आई है पूरे घर की सेवा देखभाल कर ही रही है और मेरे पीछे भी लगी रहती है। अरे बेटा, क्यों तकलीफ कर रही है? जितनी उम्र लिखी होती है इंसान उतनी ही भोगता है। हाँ, उससे एक दिन ज्यादा नहीं। और ये तू आंसू क्यों बहा रही है? रो क्यों रही है बिटिया? दादाजी, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। बिटिया, अब मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है बच्ची।
पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। उससे पहले बस तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो बेटा, ये तुम्हारी सास मधु है ना, निहायत ही दुष्ट और चालाक औरत है। नहीं नहीं बिटिया, बोलने देना मुझे। मैं जानता हूँ कि अपनी सास की बुराई सुनकर तुम्हें भी बुरा लग रहा होगा, जैसे अथर्व को लगता है, अनिल को लगता है। अथर्व उसका अपना बेटा नहीं है, अपना खून नहीं है, इसलिए वो जलती है मेरे अथर्व से। वो उसका सब कुछ छीन लेना चाहती है बिटिया। इसीलिए मैं चाहता था कि मेरे मरने से पहले अथर्व की शादी हो जाए, जिससे जिससे उसका जो कुछ भी है ना, सब सब उसी का रहे। मैं चाहता था कोई समझदार पढ़ी लिखी लड़की आए, पर ये बुढ़िया उसकी शादी ही नहीं करवाने को तैयार थी। तो ऐसे में जैसे तैसे तुम आ गई हो। लेकिन बिटिया, अब अपना घर परिवार जमीन जायदाद सब संभालने की जिम्मेदारी ना तुम लोगों की है। तुम लोगों से कोई कुछ ना छीने, तुम्हारा जो हक है वो तुम्हारा ही रहे ना। ये करना तुम लोगों के बस में है। मैं जानता हूँ अथर्व तुम्हारा कभी साथ नहीं देगा, वो तो अपनी माँ का भक्त है ना। पर बेटा, तुम अथर्व का साथ देना, उसके लिए सब कुछ बचाने की कोशिश करना, लड़ना अपनी जिंदगी में, पर अपना सब कुछ बचा कर रखना अपने पूरे वक्त के लिए। बिटिया, एक बात मैं तुम्हें अच्छे से बता दूं, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा ना, और ये घर किसी तरह से अगर उस बुढ़िया ने अपने नाम करा लिया ना, तो तुम्हें और अथर्व को वो लात मार कर निकाल देगी बच्चा। मेरी तो जिंदगी का कोई ज्यादा ठिकाना नहीं है, आज है कल नहीं है। मैं क्या ही कर पाऊंगा तुम लोगों के लिए। बस यही समझाना चाहता हूँ कि अपना कुछ सब कुछ संभाल कर रखना बिटिया। न जाने कब आंखें बंद हो जाती, उससे पहले ही तुम्हें ये कहना चाहता था। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया बिटिया। मेरी बातों को अपने दिमाग में रखना। जाओ जाओ बच्चा, जाकर सो जाओ। क्या गजब समोसे बने थे ना, मजा आ गया खा के। हाँ माँ जी, मैंने तो सुना था कि समोसे में सिर्फ मूंगफलियां ही पड़ सकती हैं, पर इसके तो अलग तरह की रेसिपी मालूम थी। इस वसुंधरा ने कितने अच्छे समोसे बनाए, वो भी हरी मटर वाले। क्या ही खूब थे वो। मेरी तो सारी सहेलियां मेरी तारीफ कर रही थी। पर मेरा तो पूरा पेट फुल हो गया माँ जी, अब आज तो मैं कुछ नहीं खा पाऊंगी। पेट तो मेरा भी भर गया है बहू, एकदम सही कह रही है तू। आज तो एकदम कुछ खाना खाया ही नहीं जाएगा। माँ जी वो मैं पूछने आई थी, शाम के खाने में क्या बना लूं? अपना मुंह बना ले। अरे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने इतना समोसा खाया है ना कि पेट फुल हो गया है। अब और कुछ दाना पानी डालने की हिम्मत नहीं है। एक काम कर, तेरे पास अब फ्री समय हो ही गया है, जो बर्तन जूठे पड़े हैं उन्हें धो लेना, किचन धुल देना, उसके बाद आकर ना मेरे पाँव में तेल लगा दे, समझी? पर माँ जी समोसे इतने ज्यादा बने ही नहीं थे, बचे भी नहीं है, और मैंने तो खाए भी नहीं है। आप लोगों ने ही खाए हैं, और अभी ये भी नहीं आए हैं। बाहर से आएंगे तो इनके खाने के लिए भी तो कुछ इंतजाम करना होगा। इसीलिए कह रही थी माँ जी, बता दीजिए क्या बनना है, और दादाजी के लिए भी तो खाना बनाना है। बुढ़वा तो और अटका पड़ा है, जल्दी चाहता दुनिया से छुट्टी मिलती, इसके लिए भी कुछ न कुछ सोचना पड़ता है। अब एक काम कर दे, उसके लिए ना मूंग दाल की खिचड़ी डाल दे, उसे वही हजम होगी। और जहाँ तक सवाल तुम पति पत्नी का है, तो तुम लोगों को खाने की क्या जरूरत है, एक टाइम नहीं खाओगे ना तब भी चलेगा। और मुझे क्या बता रही है कि मैंने समोसे छुए भी नहीं थे, मुझे अच्छे से पता है, यही बना बना कर तल तल कर रख रही थी, तो क्या बिना खाए ही वहाँ तक पहुँचा दिए तूने? अरे हम सब तेरा झूठा ही खाते हैं, पता है मुझे अच्छे से। सब कुछ में भोग लगाकर महारानी तब उसको वहाँ तक भेजती है, और चलिए बता नहीं, हाँ नहीं तो कि मैंने तो समोसे छुए ही नहीं थे, मैं और मेरी बहू ही तो सारा खा गए। तू तो बड़ी सती सावित्री है कि नहीं? अब एक काम कर, कुछ और बनाने की जरूरत नहीं है, जितनी मूंग दाल निकाल कर दे रही हूँ उतनी की खिचड़ी बना दे, और ले जाकर उस बुढ़ाऊ को थाली में परस कर दे। और बाकी रह गई बात तुम दोनों पति पत्नी की, तो पानी पीकर एक लोटा सो जाओ, समझी? चल बहू, हम लोग चल कर ना अपना सीरियल देखते हैं, टीवी सीरियल अनुपमा देखते हैं, अनुपमा चल। दिन भर हम दोनों पति पत्नी जानवरों की तरह काम करते हैं, और अब एक थाली भर पेट खाना भी नहीं मिलता। पर मैं कैसे क्या कहूँगी, अभी मुझे आए हुए से 5 महीने ही तो हुए इस घर में, अभी मैं किसी से क्या ही कहूँ। अरे वाह, कमाल कर दिया तुमने। ये तिल के लड्डू तो वाकई में बहुत अच्छे बने हैं। अपने मायके से लाई हो तुम इसे? अरे क्या हुआ, अब इतनी नाराज होकर क्यों बैठी हो, इतनी उदास क्यों हो? मानता हूँ कि आज तुम्हारा खाना बनाने का मूड नहीं था, और अक्सर तुम्हारा खाना बनाने का मूड नहीं होता तो तुम नहीं बनाती हो, पर कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। इतना खाना खाना भी कोई ज़रूरी नहीं है। अरे इतना सारा काम होता है, उसमें से समय निकाल कर खाना खाओ, क्या ही फर्क पड़ता है अगर एक दिन कोई ना भी खाए तो। मैंने कभी क्या तुमने कुछ कहा है जो आज तुम इतना उदास हो रही हो? समझता हूँ मैं, तबीयत है इंसान की, नहीं मन किया आज तुम्हारा बनाने का। कोई बात नहीं, तुम ये तिल के लड्डू जो अपने घर से लेकर आई हो ना, यही खा लूंगा मैं, यही खाकर पानी पी लूंगा, बहुत अच्छे हैं ये। लो तुम भी लो ना इसमें से, थोड़े तुम भी खा लो ना। मेरा खाना बनाने का मन नहीं था? हाँ, तुम्हारा खाना बनाने का मन नहीं था, माँ ने मुझे बताया। जब मैं आ रहा था अंदर तो माँ ने मुझसे कहा कि आज शायद तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और अब अक्सर तुम्हारा ऐसा ही रहता है, खाना बनाने को दिल नहीं करता। चारू ने सबके लिए समोसे बनाए थे, पर समोसे इतने टेस्टी बने ना कि वो खत्म हो गए। पता चला मुझे, माँ बता रही थी। पर कोई बात नहीं, चलो तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है तो तुम आराम करो ना, कोई जरूरत नहीं है। लो इसी में से तुम भी ये लड्डू खा लो।
अरे वसु क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ, क्या बात हो गई? एक दिन के लिए तुम इतना इतना तुम परेशान हो रही हो? वसु क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है क्या? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं क्या? आप मुझसे एक वादा कर सकती हैं? एक वादा कर लीजिए, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरा साथ कभी मत छोड़िएगा। मुझसे हमेशा ऐसे ही प्यार करिएगा जैसे आप आज करते हैं। कोई कुछ भी कहे, किसी की भी बातों पर यकीन मत करिएगा। हमेशा मेरे साथ रहिएगा। मुझे हमेशा ये डर बना रहता है कहीं आपको कोई मुझसे छीन न ले। बस इतनी सी बात? अरे यार वसुंधरा, शादी की है तुमसे, छोड़ने के लिए थोड़े ना तुम्हें। तुम भी ना पागल हो, कैसी कैसी बातें करती हो बहकी बहकी सी। मुझे लगता है वाकई में तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपने अपनी पढ़ाई लिखाई क्यों छोड़ दी? पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की आपने? आपकी माँ इतना आपसे प्यार करती है और अनिल को उन्होंने इतना पढ़ाया लिखाया, फिर आपको आपको क्यों नहीं? तो मैं पढ़ना लिखना चाहता था, लेकिन पिताजी के जाने के बाद माँ बिल्कुल अकेली हो गई थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ बिल्कुल अकेली रहे। मैं हमेशा उनके साथ रहना चाहता था, उनकी सेवा और देखभाल करना चाहता था। इसी वजह से मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। खैर मुझे उस बात का अफसोस नहीं है, तुम भी तो नहीं पढ़ी लिख पाई। चलो खैर कोई बात नहीं, जो पढ़ लिख नहीं पाते क्या वो इंसान नहीं होते? वैसे भी माँ हमेशा कहती है कि मेरा सब कुछ देखने के लिए वो है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं तुमसे यही कहता हूँ, चिंता छोड़ दो, हमारा सब कुछ देखने के लिए ना हमारी माँ है। तुम बैठो, आराम करो, मैं जरा पानी लेकर आता हूँ। वो एक बात और पूछनी थी आपसे। सबके पास घर में बेड है, कमरे में सबके, और सुंदर सुंदर सी चीजें हैं। घर को कितना बढ़िया टाइल्स वाइल्स लगाकर बनाया गया है, लेकिन हमारे लिए ऐसा कमरा, मतलब आप ऐसे कमरे में क्यों रहते हैं जिसकी जमीन कच्ची है और मतलब कि एक बेड या एक चारपाई तक नहीं है यहाँ पर, क्यों? लगता है आज तुम पूरा सवालों का पिटारा खोलकर बैठी हो, पर मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में जिज्ञासा है, अच्छा है तुम मुझसे डायरेक्ट ही पूछ ले रही हो। इस कमरे में रहना ना मेरी खुद की ख्वाहिश थी। पिताजी का कमरा था ये, इसमें पिताजी अपने उपले और गाय का भूसा ये सब रखा करते थे। उनका पूरा दिन यही बीता करता था। पिताजी के जाने के बाद मैंने उनका ये कमरा ले लिया, फिर पूरा घर बनाया गया। लेकिन जब इस कमरे के बनने की बारी आई ना, तो उस समय पैसे ही खत्म हो गए और फिर ये कमरा वैसे का वैसा ही पड़ा रह गया। अब रंग रोगन का काम होता है, तब पर भी यही होता है कि अब इस कमरे को कौन पहले बनवाए फिर तब दे। और जहाँ तक सवाल है चारपाई का, तो तुमने तो सुना होगा कि जो किसी की सेवा करते हैं, किसी की सेवा में खुद को समर्पित रखते हैं, उनके लिए क्या चारपाई क्या जमीन। मेरे लिए जमीन ही चारपाई है। तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हो तो मैं जाऊं? ठीक है। पूरा घर बना, लेकिन जब इस कमरे को बनवाने की बारी आई तो पैसे खत्म हो गए, क्योंकि इस कमरे में मेरे पति रहते थे ना। मैं अच्छे से जानती हूँ माँ जी ये सब कुछ क्यों कर रही हैं। उन्हें अपने इस बेटे से, अपने अथर्व बेटे से उन्हें कितनी जलन है, नहीं ये मैं अच्छे से जान गई हूँ। जब उसकी नई नवेली दुल्हन को उन्होंने नहीं बख्शा तो अपने बेटे को क्या बख्शेंगी। अच्छे से जानती हूँ मैं। माँ जी हमेशा हमेशा हम लोगों में भेदभाव क्यों करती है। मैं अच्छे से सब समझती हूँ, पर मैं इन्हें कैसे समझाऊँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। जब तक दादाजी हैं वो हमारी कितनी देखभाल करते हैं, कितना माँ जी को हमें सताने से रोकते हैं, हमारी कितनी हिफाजत करते हैं, पर कल को वो ना रहे तो सब कुछ मैं अकेले कैसे संभालूंगी। ये तो अपनी माँ के नाम की पट्टी अपनी आंखों पर बांध कर बैठे हैं, मैं इन्हें कैसे सुधारूंगी। अरे मेरे ससुर नहीं रहे। दादाजी देखो ना वसु, अब मैं क्या करूं? पिताजी को खो दिया था, कम से कम सुकून था, दादाजी का हाथ तो है सर पे। अब दादाजी भी नहीं रहे, मैं क्या करूंगा वसु? शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। बढ़िया हुआ गया वो बुढ़ा, हमारे सर पर बैठा था चढ़ के। हाँ, हमारी दौलत पे कुंडली मारकर बैठा था वो बुढ़ा, गया अब इस दुनिया से। उसके इस दुनिया से जाने के बाद ना उसने अपनी वसीयत में अपना सब कुछ अपने इस अकेले पोते अथर्व के नाम किया है। आखिरकार मेरे बेटे का हक मार कर ही गया वो बुढ़ा, पर कोई फायदा नहीं। ये अनपढ़ गवार अंगूठा छाप जहाँ इससे कहूंगी वहाँ अंगूठा लगा देगा। तैयार हो जाओ मेरे असली बेटा बहू इस घर के मालिक मालकिन बनने के लिए। ये तो माँ भक्त है, माँ भक्त, इसे तो मैं नौकर बनाकर रखूंगी। असली मालिक मालकिन तो तुम ही दोनों बनोगे इस घर के। हो माँ जी जरा स्लो बोलो, वो आपकी दूसरी बहू ना इधर ही कान उटेर कर खड़ी है, कहीं इसने सुन लिया ना तो हमारा प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। क्या ये कमबख्त की मारी हमेशा इसकी नजर हम ही लोगों पर रहती है, कहीं से हमारे प्लान पर शक तो नहीं हो क्या? देखती हूँ। अरे मेरे ससुर। माँ जी आप शायद रोना भूल गई
निकल रहे हैं और आपके ओठ खुले हुए हैं, उनसे हंसी निकल कर आ रही है बाहर। हाँ ले बाहर ही आंसू बने, हाँ नहीं तो मेरे ससुर।